नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवाचार IAS अकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। और जैसा कि आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझाया कि उसके निर्माता कौन थे या फिर उसके खोजकर्ता कौन थे, और उसके कालक्रम के बारे में बताया, उसका नामकरण किस आधार पर क्या क्या नाम थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उन सब के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और जैसा कि मैंने उसके विस्तार के बारे में आपसे चर्चा की थी कि उसका विस्तार कितना है और इस समय उसका क्षेत्रफल कितना है, उन सब के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज मैं आपसे इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा और इसको आज मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है और उसमें देखेंगे कि जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब में देखेंगे कि कौन सा एरिया है, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब की हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि देखते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता के तहत आज हम प्रमुख स्थल देखेंगे, उसके बाद में और जो उनकी विशेषताएं हैं सभ्यता से संबंधित विशेषताओं से ही ज़्यादा आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर हम लास्ट में इसके पतन की चर्चा करेंगे कि किस कारण से इतनी विशाल जो सभ्यता थी, जो लगभग 600-700 साल तक फली फूली और उसके बाद में इसका पतन हो गया, आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर हमारा जो नेक्स्ट डे जो लेक्चर रहेगा इसी से संबंधित रहेगा, लेकिन जो आयोग द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, वो हमारा कल रहेगा। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं इसके जो हमारा शेष चैप्टर रह गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो हमारा प्रमुख स्थल है उनके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि मैप में कौन सा स्थल कहाँ पे है और वो कैसे दर्शाया गया है, तो उस सब की हम चर्चा करेंगे। जैसे देख रहे हैं आप, ये एक इंडिया का मैप है, ये वास्तविक नहीं है, एज ए रफ कार्य के लिए हमने एक मैप को बनाया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दर्शाने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसे कैसे थी। जैसे हमने विस्तार के तौर पे मैप बनाया था, उसी के आधार पे एक मैप बनाते हैं और उसमें दर्शाएंगे कि कहाँ से कितने स्थल है, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, इसके विस्तार की हम चर्चा करें। सबसे पश्चिमी स्थल है ये, और सबसे पश्चिमी स्थल ये है, यहाँ पे सुतकांगे डोर है। यहाँ से लेकर ये जो स्थल है ये हमारा सबसे उत्तरी स्थल है। और यहाँ हम अगर चर्चा करें तो ये सबसे पूर्वी स्थल है, और यहाँ पे चर्चा करें तो ये सबसे दक्षिणी स्थल है। तो इस प्रकार से इसके हमने जो आकार आपको कल बताया था वो इस प्रकार का आकार है। इसका जो आकार हमने कल बताया था आपको, एक त्रिभुजाकार है, एक त्रिभुज के आकार का है। तो यहाँ पे हम इसके प्रमुख स्थलों की चर्चा कर रहे हैं और पहले इसका जो डायग्राम हम सेट कर लेते हैं। तो ये हमने बताया था एक सुतकांगे डोर है और ये इसका मैप है सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ पे ये फली फूली थी। तो इसके प्रमुख स्थलों में हम देखें, सबसे पहले ये जो इसका विस्तार है वो लगभग 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। तो देखेंगे कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं आपसे। यहाँ अगर 2 स्थल बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान में देखेंगे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, तो एक स्थल हमारा यहाँ पड़ता है इस सभ्यता से संबंधित, एक यहाँ पड़ता है। तो जैसे कि अफगानिस्तान में एक स्थल है मुंडी गाग, दूसरा स्थल है सोरतुगई, सोरतुगई लिखा हुआ होता है,
तो ये 2 स्थल हैं, वो सिर्फ 2 ही स्थल हैं अफगानिस्तान में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे और स्थल नहीं हैं, लेकिन कारण ये है कि अगर वहाँ हम रिसर्च करने जाएंगे या वहाँ हम खुदाई करने जाएंगे तो वहाँ की जो सरकार है या वहाँ के जो लोग हैं या तालिबानी सरकार है वो इस चीज़ की अनुमति नहीं देती है, वो एक प्रकार से इस सब के विरोधी रहती है। तो हो सकता है कि वो दिक्कतें खड़ी करे, इसलिए वहाँ पे खुदाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो हमारे जो स्थल कम से कम प्राप्त हुए हैं वो 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं, सोरथुघई और मुंडीगाग। यहाँ पे हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में देखें तो एक ये है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये जो एरिया देख रहे हैं वो एक पंजाब है, यानी पंजाब जो एक भारत में है पंजाब, एक पाकिस्तान में है पंजाब। तो पाकिस्तान में भी इसका नाम ही पंजाब है। ये पहले आज़ादी से पहले एक ही भाग था, जो आज उसको डिवाइड कर दिया है। और उसको आधार पर देखें तो यहाँ पर हम बात करें, रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर की खोज हुई है, जो रावी नदी के तट पर हुई है। तो ये पंजाब प्रांत में है। और एक प्रांत की हम बात करें यहाँ से, ये जो प्रांत है वो सिंध प्रांत है। तो ये पंजाब है, ये सिंध है। और एक जो प्रांत है यहाँ पे आप देखते हैं इस प्रकार से, ये जो प्रांत है वो बलूचिस्तान है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान के पंजाब में एक प्रमुख स्थल है, वो स्थल है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है जो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और इसी स्थल के नाम पर इस पूरी सभ्यता का ही नाम रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता। और देखते हैं दूसरे प्रमुख स्थल के, तो ये पंजाब में है एक प्रकार से देखा जाए। दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। ये जो मोहनजोदड़ो स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर है और सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। इस प्रकार से ये नदी यहाँ से बहती है और इसके दाएं तट पर पड़ता है, वो सिंध प्रांत में है। अगर इसमें बात की जाए तो इसको पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, पाक, और ये सिंध प्रांत में है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो किस नदी के तट पर है। तो नदियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली क्या है कि हम इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से याद रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक बन जाता है कि ये जो स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्थल है हड़प्पा स्थल और रावी नदी के तट पर है। तो रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज हुई है। अन्य और भी प्रमुख स्थल हैं यहाँ पे। ये मोहनजोदड़ो ये यहाँ पड़ता है एक प्रकार से, और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और भी देखें तो सिंध प्रांत में और भी स्थल हैं, या फिर इसी के सिंध प्रांत में ही है कोट दीजी है। कोट दीजी भी सिंध प्रांत में है। अगर हम बलूचिस्तान प्रांत की बात करें तो बलूचिस्तान प्रांत में भी स्थल हैं। एक प्रकार से हम इसको रफ क्लीन करते हैं और उसके बाद देखते हैं और भी स्थल हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, ये जो स्थल है वो सुत कांगेडोर है। तो चौथा स्थल यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम इसको क्लीन करते हैं।
अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में अब तक लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है, किंतु कुछ प्रमुख स्थल हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन्हीं की यहाँ पे चर्चा करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान में ही और दूसरे स्थल हैं, यहाँ पे देखा जाए ये है सुत कांगीडोर। सुत कांगीडोर सुत कांगीडोर ये बलूचिस्तान प्रांत में है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में है और ये एक प्रकार से डॉकयार्ड है, यानी एक बंदरगाह स्थल है जहां से हमें विदेश से व्यापार होने के भी साक्ष्य मिलते हैं। और ये दाश्त नदी के तट पर है। दाश्त नदी। और इस बात करें सिंध प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में ही, तो बालाकोट है। बालाकोट ये भी बलूचिस्तान में है। डाबरकोट है। डाबरकोट ये भी बलूचिस्तान प्रांत में है। सोतका कोहो है। सोतका कोहो ये भी सिंध प्रांत में है। इस प्रकार से हमने देखा कि दो प्रमुख स्थल देखे, अफगानिस्तान में मुंडीगाग और सोर्तुगई, और कुछ प्रमुख स्थल हमने देखे पाकिस्तान में हड़प्पा जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में है। ये सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है जो सिंधु नदी के दाईं तट पर है। ये कोट देजी ये भी सिंध प्रांत में है जो सिंधु नदी के बाईं तट पर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सुत कांगीडोर ये बलूचिस्तान प्रांत में है जो दाश्त नदी के तट पर है। ये बंदरगाह नगर है एक प्रकार से। और ये जो देख रहे हैं बालाकोट ये भी बलूचिस्तान में है। डाबरकोट बलूचिस्तान, सोतका कोहो ये भी बलूचिस्तान प्रांत में है। तो यहाँ हमने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन कौन से प्रमुख स्थल मिले हैं। अब देखते हैं, हम चर्चा करते हैं भारत की, और भारत से संबंधित देखते हैं कि कहाँ पे कौन से स्थल प्राप्त किए गए हैं और एग्जाम में डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं प्रमुख स्थलों में, और स्टेट बाय स्टेट हम इसमें चर्चा करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से क्रम को सजाइए, तो वो सब पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम भारत के स्थलों में अगर चर्चा करें, भारत के, तो ये मांडा है। मांडा ये कश्मीर प्रांत में है। मांडा कश्मीर प्रांत में है। कश्मीर प्रांत में सिर्फ एक ही स्थल है और वो है मांडा, ठीक है। और ये इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल भी है जो कश्मीर के अखनूर जिला चेनाब नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अगर दूसरे स्थल की बात करें भारत में, तो भारत में दूसरे स्थल की बात करें रोपड़ है। रोपड़ रोपड़ ये पंजाब में है। पंजाब, और पंजाब के ये रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है। रोपड़ से खास विशेषता ये है कि यहाँ से हमको मानव समाधान के साथ कुत्ते के समाधान या कुत्ते के समाधान दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि हमें जो बुर्ज होम से मिला है, जो एक नवपाषाणकालीन स्थल था, और वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसके समरूप कुछ साक्ष्य हमको रोपड़ से मिलते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है।
तो यहाँ से भी मानव की समाधान के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं रोपड़ से। और भी अगर स्थल की बात करें तो एक स्थल है शंघोल है, शंघोल, ये भी पंजाब प्रांत में है। तो दो ये प्रमुख स्थल हैं, रोपड़ और शंघोल। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हरियाणा की, तो हरियाणा में वनावली, दूसरा राखीगढ़ी, वनावली, दूसरा राखीगढ़ी। आप ये देख रहे हैं ये हरियाणा में है दोनों ही स्थल, हरियाणा। राखीगढ़ी से एक संबंधित एक प्रमुख बात यह है कि ये भारत में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा स्थल है। कभी कभी इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल नहीं है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, किंतु ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। तो वो कौन सा है? राखीगढ़ी है। तो ये दो प्रमुख स्थल हैं हरियाणा में, वनावली और राखीगढ़ी। वनावली की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें एक पॉइंट में, तो वो ये है कि यहाँ से हमें जो सड़क की जो साक्ष्य मिले हैं, जो सड़कें मिली हैं, वो सुनियोजित नहीं है, समकोण पर नहीं काटती हैं। और जो नालियाँ हैं, नालियों में हमें जिप्सम का प्रयोग नहीं मिला है और नालियाँ सुव्यवस्थित नहीं मिली हैं। एक प्रकार से सुदृढ़ नालियाँ नहीं मिली हैं, वो हमारा है वनावली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं और नेक्स्ट स्थल की हम चर्चा करें यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्थल हमारा यूपी में है, वो हम यूपी की बात करते हैं। तो ये है हुलास है, हुलास। और ये हुलास जो स्थल है वो एक सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सहारनपुर, सहारनपुर यूपी, उत्तर प्रदेश। हुलास सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट स्थल की हम बात करें, नेक्स्ट स्थल की हम बात करें, यह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश। दूसरा अम्बाखेड़ा, अम्बाखेड़ा एवं वडगांव, ये दोनों ही सहारनपुर में हैं, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी। अभी हाल ही में लगभग 2010 से इसकी खुदाई चल रही थी, एक नया स्थल की प्राप्त हुआ है। ये भी हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, वो है सनौली डिस्ट्रिक्ट। सनौली में एक गांव पड़ता है, सनौली गांव पड़ता है, सनौली गांव। ये यहाँ से ये बागपत डिस्ट्रिक्ट में है, बागपत यूपी। इसकी अगर खास विशेषताएं बताएं तो सनौली गांव से हमें हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 116 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 116 मानव समाधान की प्राप्ति हुई है, वो सनौली डिस्ट्रिक्ट बागपत से मिले हैं, जो यूपी में हैं। तो यूपी में ये प्रमुख स्थल हैं हमारे, हुलास है सहारनपुर, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, ये हिंडन नदी के तट पर है। और आलमगीरपुर की विशेषता ये है कि ये जो स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है, जो हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था।
हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अम्बाखेड़ा वड़गांव ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सनौली ये बागपत में है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यूपी के पश्चिमी यूपी में ये सब स्थलों के मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें राजस्थान में, तो राजस्थान में कालीबंगा ये राजस्थान में है। राजस्थान में तो कालीबंगा राजस्थान में है और राजस्थान के ये गंगानगर जिले में है। कालीबंगा की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो कालीबंगा से ही हमको काले रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं या फिर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से ही हमको बाजरा और जौ के उपजाने की भी साक्ष्य मिलते हैं। वो हम सब विशेषताओं में जब पढ़ेंगे तो बारी बारी से हर चीज़ को लिखाएंगे। अभी सिर्फ हम प्रमुख स्थल जान रहे हैं और प्रमुख स्थल के दौरान देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रमुख स्थल कहाँ पे हैं, ताकि अगर आने वाले क्वेश्चन के दौरान कोई क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली या मैचिंग के दौरान तो आप उसको आसानी से कर सकें। एक और स्थल है यहाँ पे प्रमुख स्थल, वो है वालाथल। ये भी राजस्थान में ही है, राजस्थान से ही मिला है वालाथल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मांडा कश्मीर में, रोपड़ पंजाब में, संगोल पंजाब में, बनावली हरियाणा से, लाठीगढ़ी हरियाणा से, हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, अम्बाखेड़ा वड़गांव ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, सनौली गांव बागपत उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, वालाथल ये भी राजस्थान में है। अब हम नेक्स्ट स्थलों की बात करते हैं जो भारत में ही हैं और जो पंजाब और गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे और जानते हैं कि बाकी कौन कौन से स्थल हैं जो इससे प्राप्त हुए हैं सभ्यता संबंधित और वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के तहत देखते हैं धौलावीरा, गुजरात, लोथल गुजरात, रंगपुर गुजरात, देसलपुर गुजरात, सुरकोटदा गुजरात। इस प्रकार से देख रहे हैं कि गुजरात में बहुत सारे स्थल मिले हैं और जो काफ़ी प्रमुख हैं। अगर हम यहाँ पे धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा में हमको एक सुव्यवस्थित नगर योजना मिलती है और यही वह स्थल है जहाँ से हमको जो नगर जो 3 भागों में विभाजित मिलता है। एक तरफ दुर्ग, बीच में मध्यम नगर और सबसे पूर्व में निचला नगर के होने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। लोथल एक प्रकार से डॉकयार्ड है, बंदरगाह नगर है। यहाँ से ही हमको हाथी दांत का एक पैमाना मिलता है लोथल से और यहाँ से ही हमको सुमेरियन सभ्यता से संबंधित कुछ मोहरें भी मिली हैं तथा रंगपुर से हमको धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं और देसलपुर ये कच्छ के रण में है। सुरकोटदा ये भी कच्छ के रण में है। यहाँ से हमको घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि जो भारत के अंदर जितने भी अधिकांश जो स्थल मिले हैं वो सबसे ज़्यादा स्थल हमको गुजरात से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट स्थल की हम चर्चा करें, ये है दायमाबाद। ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र ये प्रवरा नदी के तट पर मिला है। प्रवरा नदी के तट पर मिला है।
प्रवरा नदी एक प्रकार से देखा जाए तो गोदावरी की सहायक नदी है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो जितने भी हड़प्पा से संबंधित प्रमुख स्थल हैं वो यहाँ पे हमने चर्चा की और समझा उसके बारे में। और यहाँ देखा कि हमने दामाबाद ये सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे निचला स्थल है, यानी सबसे दक्षिण में स्थित स्थल है, किंतु अभी भी ये अपना दायरा बना हुआ है। लेकिन अब नई खोज के आधार पर देखा जाता है तो इससे भी नीचे दक्षिण में जाकर कुछ स्थल हमको मिलने लगे हैं, कर्नाटक के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। लेकिन अभी पूर्ण रूप से संशोधित रूप से उनको नहीं दर्शाया गया कि हड़प्पा से संबंधित हैं, लेकिन वहाँ समरूप साक्ष्य मिलने शुरू हो गए हैं। फिर भी अपना दामाबाद सबसे दक्षिणी स्थल होने का स्थान बनाए हुए हैं। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे प्रमुख स्थल भारत में क्या क्या थे, पंजाब में कौन से थे, गुजरात में कौन से हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन कौन से थे, राजस्थान में कौन से स्थल हैं, सब हमने यहाँ पे चर्चा की। अब आपके सामने लेके चलते हैं इस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उससे संबंधित हम बात करते हैं और जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि भारत में हड़प्पा से संबंधित लगभग 1000 स्थल की खोज हो चुकी है अभी तक, जिसमें कुछ ही स्थल ऐसे हैं जो प्रमुख स्थल हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन्हीं की मैंने यहाँ पे आपके सामने चर्चा की है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं प्रमुख अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी नगरीय योजना क्या है, इसके तहत इसकी जो कृषि से संबंधित योजना क्या है, व्यापार ये लोग कहाँ कहाँ से करते थे, मकान इनके कैसे हुआ करते थे, सड़कें कैसी होती थी, उन सब से हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले नगरीय योजना की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नगरीय योजना की या नगरीय आयोजना। नगरीय आयोजना में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मकान, दूसरी बात सड़कें, तीसरी बात सार्वजनिक स्थल, मकान, सड़कें, नालियां, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक स्थल या भवन, कुएं, ये सब हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अधिकांश जो मकान थे वो 1 मंजिलाकार या 2 मंजिलाकार हमको मकान के साथ मिलते हैं। कहीं कहीं हमको जो नगरीय योजना थी वो अधिकांश नगर हमको मिले हैं वो इस प्रकार से मिले हैं। अधिकांश नगर जो हमको मिले हैं वो ऐसे मिले हैं। अधिकांश नगर जो हमको मिले हैं वो इस प्रकार से मिले हैं, 2 भागों में विभाजित मिले हैं। ये जो भाग है वो दुर्ग कहलाता है और ये जो भाग है वो निचला नगर कहलाता है। दुर्ग और निचला नगर, ये आप देख रहे हैं, ये जो दुर्ग है वो पूरब पश्चिम में हुआ करता था। ये जो पश्चिम दिशा में वसा हुआ होता था, जिसको पश्चिम भाग है,
और ये जो देख रहे हैं निचला नगर, ये पूर्वी भाग हुआ करता था। अधिकांश नगरों की अगर चर्चा करें तो वो इस प्रकार से है, अधिकांश नगरों की। किंतु अगर धौलावीरा की हम चर्चा करें यहाँ पे, तो धौलावीरा हमको इस प्रकार से मिला है। धौलावीरा हमको की संरचना इस प्रकार से मिली है। यानी धौलावीरा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित मिला है, जिसको ये सबसे पश्चिमी दिशा दुर्ग कहलाता है, और ये मध्यम नगर है। ये देख रहे हैं सबसे निचला नगर है, ये सबसे निचला नगर है। ये धौलावीरा की संरचना है जो लगभग 3 भागों में विभाजित है। कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अधिकांश जो नगर थे ये दुर्ग हुआ करते थे, वो अभिजात वर्ग लोग रहते थे, यानी अमीर लोग रहते थे, और जो निचला नगर होता था उसमें निम्न लोग रहा करते थे। ऐसे हमको साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, जो एक सुरक्षा प्राचीर से ये नगर घिरे रहते थे। कहीं कहीं हमको ऐसे भी मिलता है कि सुरक्षा प्राचीर से एक प्रकार से ये पूरा ही स्थल घिरा हुआ मिला है। कहीं कहीं हमें सुरक्षा प्राचीर के भी अभाव दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अधिकांश नगर की संरचना मिली है वो 2 भागों में विभाजित मिली है, जिसमें पश्चिमी दिशा में दुर्ग हुआ करते थे और पूर्वी दिशा में निचला नगर हुआ करते थे, जिसमें दुर्गों में अमीर लोग या अभिजात वर्ग के लोग रहा करते थे, किंतु ये निचला नगर है, यहाँ निम्न लोग या फिर मजदूर लोग रहा करते थे। ऐसे हमको यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। वहीं धौलावीरा की हम बात करें, धौलावीरा इसका अपवाद है। यहाँ पे नगर को 3 भागों में बांटा गया है, दुर्ग नगर, मध्यम नगर और निचला नगर। अगर हम यहाँ पे मकान की चर्चा करें तो मकान हमको किस आकृति में मिले हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। इसको मिटा देते हैं। मकान की हम चर्चा करें तो मकान एक मंजिला या 2 मंजिला भवन मिले हैं। 1 मंजिला या 2 मंजिला भवन मिले हैं, लिख लीजिएगा इसको। और इससे आगे लिखिएगा। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो ऐसे 2 नगर हैं जहां पर मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अधिकांश जो मकान मिले हैं वो 1 मंजिला और 2 मंजिला मिले हैं, किंतु हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो ऐसे 2 नगर हैं जहां से हमें पक्की ईंटों से निर्मित भवन मिले हैं। बाकी हम देखें यहाँ पे सड़कें कैसी हुआ करती थी, तो एक एक करके हम सबको देखते हैं और बारी बारी से समझते हैं। बारी बारी से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं सड़कों की। सड़कें कैसी हुआ करती थी, तो सड़कों की हम चर्चा करें। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये एक प्रकार की सड़क है, मुख्य सड़क है।
जो देखा जाए तो ऐसे ऐसे इसका डिजाइन किया गया है। ये मुख्य सड़क है और एक सड़क ये भी है। दोनों आप देख रहे हैं, दोनों सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। एक प्रकार की हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये सड़क है और सड़कें दोनों एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ जो इसके घर हुआ करते थे वो घर ऐसे करके बनते थे। ये मुख्य सड़क है और घरों की संरचना इस प्रकार से थी। ये जो हैं ये मकान हैं, घर हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो इसके बीच ये छोटी सड़क होती थी, ये छोटी सड़क होती थी। ये छोटी सड़क होती थी। ये जो संरचना मिली है वो इस प्रकार से घर की मिली है। अब यहाँ देखा जाए तो जो खिड़कियां हैं, जो मुख्य द्वार हुआ करते थे वो इधर ना खुलकर, मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर ये इधर खुलते थे। ये घर के मुख्य द्वार इधर खुला करते थे, यानी गली की ओर। ये आप देख रहे हैं इसकी जो संरचना थी वो हड़प्पा काल से संबंधित या हड़प्पा नगरों से संबंधित ये जो संरचना मिली है। ये जो मकान हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर ये गलियों की ओर सड़कें, उनके घर या दरवाजे और खिड़कियां खुलती थीं। इसके पीछे कारण हो सकता है कि उस समय एक तो सुरक्षा दृष्टिकोण से ऐसा किया करते होंगे, या फिर हो सकता है कि सड़कें अधिकांश कच्ची होती थीं जिसकी वजह से जो धूल मिट्टी होती है उन सब से बचने के लिए ऐसा शायद किया करते होंगे। तो यही कारण है कि प्रमुख सड़क की ओर घर के दरवाजे ना खुलकर ये जो गलियां हुआ करती थी उनकी ओर दरवाजे खुलते थे। ये देखेंगे ये प्रमुख सड़क है, ये गली है, छोटी छोटी ये गलियां हैं, उन गलियों की ओर मुख्य दरवाजे खुले हैं। इसी प्रकार से ये भी घर हुआ करते थे, यहाँ भी घर, यहाँ भी घर, इस प्रकार से यहाँ घर। अब आप देख रहे हैं इनकी जो संरचना देख रहे हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो घर के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली के पीछे ओर खुलते थे, ताकि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण या धूल से बचने के लिए ऐसा करते होंगे। तो आपने देखा है, किंतु लोथल इसका अपवाद है। अधिकांश शहरों में यही हुआ करता था, किंतु लोथल नगर इसका अपवाद है। लोथल में ऐसा नहीं है। लोथल में क्या है कि जो सड़कों की ओर ही दरवाजे खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर। ठीक है, यहाँ अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नगर है जहां पर दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चहुंदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसमें से ऑप्शन बी लोथल ऐसा नगर है जहां पर जो घर के दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी शहरों में घर के दरवाजे जो नालियों के गलियों की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं, हुआ करते थे। तो यहाँ आपने देखा सड़कों में, और सड़कों में आपने यहाँ पे देखा सड़कें कैसी हुआ करती थी, घर की संरचना क्या है, ये नगरीय आयोजना है। अब हम देखते हैं नालियों का स्ट्रक्चर देखते हैं। साथ साथ सब लिखते जाइएगा ताकि आप रिवीजन में आपको सरलता मिले। नालियां, नालियों में हम देखेंगे कि उस समय भी नालियों में जिप्सम का प्रयोग किया करते थे और हर घर से नालियां निकलती थी और वो एक नाली में दूसरी नाली में जुड़ जाती थी जो सड़क के किनारे हुआ करती थी। फिर वही नाली एक मुख्य नाली में जो सड़क के बीचों बीच हुआ करती थी और नालियां ढकी हुई मिली हैं।
हमें नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था धौलावीरा से मिली है, जो ढकी हुई अवस्था में है। तो एक प्रकार से देखा जाए, लिख लीजिए यहाँ पे, जिप्सम का प्रयोग करते थे तथा धौलावीरा से नालियां ढकी हुई मिली हैं। धौलावीरा से नालियां ढकी हुई मिली हैं और नालियों में जिप्सम का प्रयोग किया करते थे तथा वनावली इसका अपवाद है। वनावली इसका अपवाद है, यानी इसका कहने का मतलब है, वनावली एक ऐसा स्थल है, ऐसा नगर है जहां से हमको नालियां ढके होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं मिली है और नालियों की सबसे खराब संरचना हमको वनावली से ही मिली है। बाकी धौलावीरा से सबसे उत्तम क्वालिटी की या उत्तम संरचना हमको नालियों की मिली है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट संरचना, इसको लिख लीजिए, बहुत आप महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट संरचना देखते हैं हम कुओं की। कुओं की स्थिति क्या थी? नेक्स्ट संरचना देखते हैं हम कुओं की। कुएं आप देखेंगे कि कुएं की जो संरचना होती थी वो मोहनजोदड़ो से हमको प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं और घर के आंगन में कुआं हुआ करते थे तथा कुओं में हमको सीढ़ियों की भी संरचना मिली है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो कुआं हुआ करते थे, कहीं कहीं हमको ढके कुएं भी मिले हैं ताकि पानी को ढका रखा जा सके या गंदा नहीं हो। और उस समय की तकनीकी को अगर देखें तो कुओं को गंदा पानी निकालने के लिए हमको एक अंडरलाइन सीवर पाइपलाइन भी मिली है। एक सीवर पाइपलाइन भी मिलती है ताकि कुएं के गंदे पानी को बाहर निकाला जा सके। यानी एक प्रकार से देखते हैं कि उस समय की जो संरचना थी, उस समय भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी या उस पद्धति इतनी विकसित हो चुकी थी कि जो कुएं का गंदा पानी हो जाता था या कुएं में जो पानी अपशिष्ट पानी बचता था उसको साफ करने के लिए या फिर निकालने के लिए अंदर ही अंदर एक सीवर पाइपलाइन भी बिछी हुई मिली है। और एक उस समय की एक उत्तम व्यवस्था थी जो उस समय देखा जाए। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुएं हमें घर के आंगन में हुआ करते थे और साथ में ही रसोई बराबर में हुआ करते थे ताकि खाने की व्यवस्था के समय या फिर खाने की व्यवस्था ठीक से की जा सके। और वहीं साइड में बाथरूम हुआ करता था और किचन तथा बाथरूम का जो गंदा पानी हुआ करता था उसकी नालियाँ अलग होती थी और साफ पानी की नालियाँ अलग होती थी। ऐसी हमको व्यवस्था मिलती है। तो उस समय की व्यवस्था में अगर देखा जाए तो ये उत्तम श्रेणी की व्यवस्थाएं हैं। लिख लीजिएगा ये सबको।
अब हम चर्चा करते हैं सार्वजनिक स्थल। अब हम चर्चा करते हैं सार्वजनिक स्थल। सब लिखते जाइएगा ताकि आपको रिवीजन करते समय दिक्कत नहीं हो। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक अगर स्थल की बात करें तो हमको ये हड़प्पा से एक समाधान या कब्रिस्तान, हड़प्पा से कब्रिस्तान जिसको R37 कहा जाता है, मिला है। दूसरा हम अगर देखें, हड़प्पा से हमको क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है, ये सार्वजनिक ही स्थल है। दूसरा स्नानागार, अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो से मिले हैं। स्नानागार, अन्नागार दोनों ही हमको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो देखा जाए, एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्टेडियम होने का साक्ष्य मिलता है। स्टेडियम मिला है। एक स्थल है जूनीकुरम, जूनीकुरम से मिला है। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेडियम कहाँ से मिला है, तो स्टेडियम जूनीकुरम से मिला है। बाकी और भी स्थल से मिले हैं लेकिन ये ज़्यादा प्रमुख है। तो सार्वजनिक स्थल की बात करें तो ये सार्वजनिक स्थल है। तो यहाँ देखा आपने कि हमने यहाँ पे चर्चा की, नगरीय आयोजना की, तो नगर कैसे कैसे हुआ करते थे, मकान की संरचना क्या है, और सड़कें कैसी थी, नालियाँ कैसी थी, कुएं की संरचना क्या है, और सार्वजनिक स्थल क्या है, तो उन सब की हमने यहाँ पर चर्चा की। अब देखते हैं इनका कृषि क्या है, ये कृषि में क्या क्या उपजाते थे उसकी बात करते हैं। इसको हम क्लीन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सब लिखते जाइएगा और कल हम आपको इसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आयोग द्वारा पूछे गए हैं उनको कराएंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि इस सभ्यता का या इस चैप्टर का आपके लिए कितना महत्व है। और एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछा जाता है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में ही। तो अब चर्चा करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। तो प्रमुख विशेषताओं में ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में देखते हैं सबसे पहले कृषि। कृषि, अब देखते हैं कृषि के बारे में। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कृषि के अंतर्गत ये क्या क्या उपजाते थे, इनका प्रमुख खाद्यान्न क्या था, उन सब की हम चर्चा करेंगे। कृषि में अगर देखा जाए तो ये निम्न फसलें उगाया करते थे, जैसे गेहूं, जौ, चावल, गेहूं, जौ, चावल, कपास, तिल, सरसों एवं
तरबूज इत्यादि को उगाते थे। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ कृषि के दौरान क्या क्या उगाते थे। गेहूं, जौ, चावल, कपास, तिल, सरसों एवं तरबूज इत्यादि उपजाते थे। तो यहाँ देखा ये कृषि में देखा कि गेहूं, जौ, चावल, कपास और तिल, सरसों एवं तरबूज इत्यादि यहाँ पे जो मिले हैं कृषि होने का साक्ष्य मिले हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इसी के दौरान कहाँ क्या साक्ष्य मिलता है, तो चावल का साक्ष्य हमको लोथल से मिलता है। लोथल एवं बाजरा, एवं जौ कालीबंगा से, बाजरा एवं जौ कालीबंगा से मिला है। ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल का साक्ष्य लोथल से, बाजरा एवं जौ का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो पकी मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली ये हरियाणा में है और बनावली से हमको पकी मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ आपने देखा खेती में क्या क्या करते थे, फसलें कौन सी उपजाते थे। चावल के साक्ष्य हमको लोथल से मिलते हैं। बाजरा एवं जौ के साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिलते हैं। पकी मिट्टी का हल हमको बनावली से मिलता है। और देखें तो धान की भूसी रंगपुर से मिलती है। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य हमको रंगपुर से मिलते हैं। ये रंगपुर कच्छ के रण में स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। तो यहाँ हमने देखा कहाँ से क्या साक्ष्य मिलता है। बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और इनको आप लिख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, रिवीजन करिए और ठीक से समझिए। अब देखते हैं हम दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आर्थिक जीवन में ही। तो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है हमारा उद्योग धंधे के बारे में समझते हैं और जानेंगे उद्योग धंधे के बारे में क्या है। उद्योग व धंधे, या आप उद्योग रहने दो यहाँ हेडिंग में। यहाँ समझते हैं उद्योग में ये क्या क्या बनाते थे और कहाँ से हमको किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। उद्योग में देखा जाए तो सूती वस्त्र बनाते थे। चांदी, हाथी दांत का पैमाना, ये कहाँ से मिला है। हाथी दांत का पैमाना हमको लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। और क्या क्या ये उद्योग धंधों में या शिल्प में बनाते थे वो क्या है। मृदभांड व मनके, एक प्रकार से देखा जाए इनकी जो बनाने के जो साक्ष्य मिले हैं हमको वो मिले हैं बालाकोट व चमू दड़ों से। यहाँ देखा जाए मृदभांड व मनके बनाने का जो साक्ष्य मिला है हमको वो
बालाकोट व चौदड़ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो उद्योग और शिल्प में ये लगभग इतना ही प्रकार की प्रमुखता थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यापार, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये पत्थरों के औजार भी बनाते थे, इसमें लाजवर्द और मणि पत्थर भी हुआ करते थे। तो पत्थर के औजार, पत्थर के आभूषण बनाते थे तथा कांसे से परिचित थे एवं उसका प्रयोग करना भी जानते थे। अब यहाँ देखा उद्योग धंधों के बारे में समझा। अब देखते हैं कि व्यापार की चर्चा करते हैं और समझते हैं। इसको लिख लीजिए। इनके व्यापार की चर्चा करते हैं। ये कहाँ से कैसा व्यापार करते थे, उन सब की चर्चा करते हैं। आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम यहाँ पे इनके व्यापार की चर्चा करते हैं। व्यापार में देखते हैं इनका 2 भागों में विभाजित है। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार में हम बात करें तो आंतरिक व्यापार के तहत ये अफगानिस्तान से या अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं, मुंडीगाग और सोर्तुगही से यह लाजवर्द पत्थर, मणि इत्यादि को, लाजवर्द पत्थर, मणि और चांदी का आयात करते थे तथा आंतरिक व्यापार में ही राजस्थान के खेतड़ी से चांदी का व्यापार आयात करते थे तथा अधिकांश ये सूती वस्त्र और हड्डी का व्यापार किया करते थे आंतरिक व्यापार के तहत। यहाँ देखा जाए तो प्रमुख इनके स्थल हैं। उस समय अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र भी इस सभ्यता से संबंधित थे, इसलिए वो भी आंतरिक व्यापार के अंतर्गत ही आएगा। अफगानिस्तान से लाजवर्द, मणि एवं चांदी का आयात करते। राजस्थान के खेतड़ी से चांदी का आयात यानी एक प्रकार से खाद्य फसलें और हड्डी के औजारों का इस्तेमाल ये करते थे, उन सभी का एक प्रकार से आयात करते थे। और ये हमारा देखा जाए तो एक आंतरिक व्यापार के तहत है। लेकिन हम अगर बाह्य व्यापार की बात करें और बाह्य व्यापार के बारे में जाने तो ये होगा हमारा, ये मेसोपोटामिया से मिस्र जिसको इजिप्ट की सभ्यता कहते हैं, मिस्र से, सुमेर से
एलम से एलम एवं क्रीट। तो बाह्य व्यापार में मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेर, एलम व क्रीट इत्यादि सभ्यताओं से ये बाह्य व्यापार किया करते थे, जिसमें देखा जाए एक सुमेरियन सम्राट अक्काड सारगांव ने एक उल्लेख किया है कि उसके यहाँ से सारगांव से दिलमुन माकन मेलुआ इत्यादि के लोग व्यापार किया करते थे। यहाँ पे दिलमुन की अगर बात करें तो बहरीन को बोला गया है, और माकन या मागन की बात करें तो ये ओमान देश को बोला गया है, तथा मेलुआ की अगर हम यहाँ पे बात करें जो सारगांव का अक्काड का सारगांव ये चर्चा करता है, तो मेलुआ शब्द ये हड़प्पा सभ्यता के लिए उल्लेख किया गया है। तो इत्यादि शहरों से ये आयात किया करते थे और वहाँ से सबसे ज़्यादा ये निर्यात चीज़ें ज़्यादा करते थे, आयात कम किया करते थे। इसके आधार पर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार से इनका जो व्यापार था वो संतुलित व्यापार था और हड़प्पा के पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ था। इस प्रकार से देखा जाए तो ये बाह्य व्यापार है और यहाँ ये आंतरिक व्यापार है। बाह्य व्यापार में सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, हाथी दांत का निर्यात करते थे, और अगर आयात की बात करें तो ये विलासिता की चीज़ों को आयात किया करते थे, मृतभांड निर्यात किया करते थे। इस प्रकार से आपने देखा व्यापार में और समझा कि बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार किस प्रकार से है, इस प्रकार से जाना। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं विशेषताओं के तहत, इसको लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की। ये हमारा आर्थिक जीवन की चर्चा हो गई थी। आज की क्लास थोड़ा सा बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे ये चैप्टर पूरा फिनिश करना है, जहाँ से अभी जो हमारा सेक्शन चल रहा है वो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए यहाँ हम चर्चा करते हैं इनके धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन क्या है इनका, उनके बारे में समझते हैं। धार्मिक जीवन में देखा जाए तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। यह सर्व प्रधान थी, ये सर्व प्रधान थी। बाकी अगर अन्य में हम बात करें, अन्य में तो अन्य भी पूजा करते थे, जैसे पशुपति की पूजा, अग्नि की पूजा, जल की पूजा, सूर्य की पूजा, वृक्ष पूजा एवं ये कर्मकांड इत्यादि में भी ये विश्वास करते थे। इसको अगर देखा जाए तो हम इसकी अगर व्याख्या करें तो पशुपति की पूजा करने के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, जल की पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और हमको एक जगह से ये अग्नि कुंड भी मिला है, जहाँ पे हमको हड्डियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। इससे ये उल्लेख होता है, ऐसे ये जानकारी मिलती है कि ये लोग बलि प्रथा में भी विश्वास करते थे।
मातृ देवी की बात करें तो मातृ देवी में दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा को उगते हुए दिखाया गया है, जिसमें लगता है कि प्रकृति की पूजा या मातृ देवी उसको माना गया है, उसकी पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो से हमको एक जलाशय मिला है जिसको स्नानागार बोला गया है। उसके आसपास के क्षेत्र में देखा जाए उसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। इससे ये ऐसा लगता है कि ये सार्वजनिक स्थल था, यहाँ लोग जल की पूजा किया करते थे, तो उसके भी हमको प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने कि ये धार्मिक इनका जीवन था। कर्म कांड के भी साक्ष्य मिलते हैं और कर्म कांड जादू टोना के भी साक्ष्य हमको प्राप्त मिलते हैं। कहीं कहीं से हमको तावीज के भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये लगता है कि ये लोग कर्म कांड में भी विश्वास रखते थे। अब अगर हम बात करें इनके सार्वजनिक स्थल की बात, तो लोथल से हमको अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। लोथल से हमको यहाँ पे देखा जाए, लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और इन्हीं अग्नि वेदिकाओं में हमको हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। इन्हीं अग्नि वेदिकाओं में हमको हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कर्म कांड या पशु बलि या नर बलि में भी विश्वास किया करते थे और उसकी पूजा करते थे। तो इनका ये धार्मिक जीवन है। सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन की हम चर्चा यहाँ पे सटीकता के साथ में या एक तथ्यों के साथ में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको अभी भी इनकी लिपि का साक्ष्य, इनकी लिपि को पढ़ने का ज्ञान नहीं मिला है या इनकी लिपि को ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसके आधार पर हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ राजनीतिक तंत्र क्या रहा होगा या सामाजिक तंत्र क्या रहा होगा। इस प्रकार से देखें तो ये इनका धार्मिक जीवन था और धार्मिक जीवन के हम काफ़ी बात की और प्रमुख स्थलों की भी बात की है हमने। तो प्रमुख स्थलों में हमने भी बताया था। अब हम इससे संबंधित चर्चा करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित। तो उसमें जानेंगे कि इस सभ्यता जो लगभग 600 या 700 साल विकसित रही या फली फूली, उस सभ्यता का कैसे पतन हुआ और कैसे वो पतन होके एक लास्ट में जाकर ये नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई थी। तो उस सब की हम जानकारी यहाँ पे देखते हैं और जानेंगे उसके बारे में। तो देखिए, अब इस सभ्यता से संबंधित जो लास्ट पॉइंट है, जिससे विद्वानों को बार बार मतभेद है और किसी कोई विद्वान कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान इस पर कुछ कहते हैं, उसके आधार पर हम देखें तो किसका क्या मत है। पतन के बारे में हम समझते हैं, इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ था। अर्थात कहते हैं कि मध्य एशिया से जब आर्यों का प्रवेश हुआ तो यहाँ के लोगों को उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा किया और उनको मार दिया था। जैसे देखा जाता है, कुछ साक्ष्य मिलते हैं हमको मोहनजोदड़ो से, वहाँ मृतकों या बहुत सारी लाशों की साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उन लोगों को युद्ध में मारा गया हो। लेकिन इस मत के पक्ष में कौन कौन से इतिहासकार हैं या विद्वान हैं, तो यहाँ पे बात करें गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर, इन दोनों का ही मत है कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वो आर्यों के आक्रमण से हुआ था और आर्यों की वजह से हुआ था। तो इस सभ्यता के पतन के मत में ये लोग, इनका जो मत है कि इसका जो पतन हुआ है सभ्यता का, वो आर्यों के कारण हुआ था। दूसरे इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ था
वो बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने से जो स्थल नदियों के तट के किनारे बसे हुए थे वो सब वो नगर सब तबाह हो गए थे, जिसकी वजह से ये सभ्यता विनष्ट हो गई थी। तो उसके अगर बाद में हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं, वो हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल एक और विद्वान है, प्लस SR राव। इन दोनों का ही मत है कि जो नदी के तट के किनारे जो शहर बसे हुए थे उसमें बाढ़ आई, बाढ़ आने की वजह से ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी। और इन दोनों ने ही मत दिया है कि बाढ़ आने के कारण से सभ्यता का पतन हो गया था। अब देखते हैं दूसरे हैं, वो कहते हैं विद्वान हैं जलवायु परिवर्तन होने की वजह से, कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह से सूखा आ गया था, और सूखा होने से इस सभ्यता में अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से ये सभ्यता जो लगभग 600 से 700 साल विकसित रही है, फली फूली, वो विनष्ट हो गई थी। तो इसके मत में कौन कौन से इतिहासकार हैं या विद्वान हैं, तो एक है R.L. स्टाइन, और एक इनके सहपाठी हैं A.N. घोष। इन दोनों का ही कहना है कि एक समय था कि बहुत बड़े पैमाने पर एक जलवायु परिवर्तन हुआ था, और लंबे समय पर जहां कुछ इलाकों में बाढ़ आई और कुछ इलाकों में सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से अकाल का दौर आ गया था और इस सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन कुछ और भी विद्वान हैं इसका उल्लेख करते हैं कि इस सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो हुआ था भूतात्विक परिवर्तन होने की वजह से। भूतात्विक परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। उसके पक्ष में कौन है? M.R. साहनी। M.R. साहनी, इनका कहना है कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से नदियों ने अपना मुख बदला, और जो नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे वो नदी के जल के अभाव के कारण सूख गए थे। बाकी जो नगर नदियों किनारे नहीं बचे थे उनकी तरफ मुहाना होने की वजह से वो बह गए थे। एक प्रकार से ओवरऑल कहा जाए तो भूतात्विक परिवर्तन एक सहायक फैक्टर हो सकता है और एक जिम्मेदार फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया था। एक विद्वान है जिनका कहना है कि इस सभ्यता का पतन मलेरिया या प्लेग बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया था, जिसकी वजह से अधिकांश लोग मर गए थे और इस पूरी सभ्यता का क्या हुआ था कि एक पतन हो गया था। तो यहाँ पर देखा जाए वो है K.R. कैनेडी, K.R.U. कैनेडी। एक विद्वान है K.R.U. कैनेडी, इनका कहना है कि बहुत बड़े पैमाने पर प्लेग फैल गया था, और प्लेग फैलने से एक बहुत बड़ी आबादी को बीमारी हो गई थी, जिस वजह से काफ़ी लोग इसमें तबाह हो चुके थे और धीरे धीरे सभ्यता का ही विनष्ट हो चुकी थी। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक इतिहासकार हैं और उनको हम विद्वान भी कहते हैं। वो कह रहे थे कि बड़े पैमाने पर जल प्लावन
बड़े पैमाने पर जल प्लावन हो गया था, यानी जल जगह जगह जल भर गया था, बहुत बारिश होने की वजह से या फिर बहुत बड़ा बाढ़ आ गई थी, जिसके वजह से पूरे शहर के शहर तबाह हो गए थे और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया था, नष्ट कर दिया। तो इनका वो इतिहासकार या विद्वान है डेल्स। यहाँ पे आपने देखा कि भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है और अपने अपने मत के अनुसार सभी विद्वानों ने बोला है कि इसके पतन के लिए ये कारण हो सकता है या इसके पतन के लिए कारण हो सकता है। अगर निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इतनी बड़ी सभ्यता जो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विकसित हुई या फिर उस समय की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी, सुव्यवस्थित सब संरचना थी और लगभग जो 600 से 700 साल तक विकसित रही, उस सभ्यता का एकदम किसी एक कारण से नष्ट होना या पतन होना ये सही नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस सभ्यता के पतन में ये जो फैक्टर दिए गए हैं, आर्यों का आक्रमण, बाढ़ का आना, जलवायु परिवर्तन या भूतात्विक परिवर्तन, मलेरिया या प्लेग या बड़े पैमाने पर जल प्लावन, इन सभी की भूमिका रही होगी और सभी की भूमिका होने की वजह से ये इतनी बड़ी सभ्यता हल्के हल्के लगभग 200 साल या 150 साल, 100 साल, 100 साल के दौरान इस सभ्यता ये तबाह हो चुकी थी, हो गई होगी। तो सभी कारण यहाँ पे जिम्मेदार हो सकते हैं, किसी एक कारण को वरीयता देना ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार से सभी कारण सहायक फैक्टर के रूप में सहायक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो था हमारा आज का चैप्टर, जो हमने विशेषताएं या प्रमुख स्थल या पतन के बारे में यहाँ पे हमने आपसे चर्चा की और कल हमने इससे संबंधित इसके खोजकर्ता, तिथि क्रम के बारे में, निर्माता तथा नामकरण और इसके विस्तार के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है बहुत मुख्य चैप्टर है। इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक साल किसी न किसी परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आप ठीक से आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक से नोट्स बना लीजिएगा। और आज ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। कल क्या है कि कल हमारी न्यू इसी से संबंधित एक क्लास होगी और जिसके बारे में जो आयोग द्वारा क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लगभग आपके सामने सॉल्व कराएंगे और आप देखेंगे कि हम डायरेक्टली हमारे चैप्टर से संबंधित कितने क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं आपको। तो जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें चाहे MPPCS हो, BPSC हो या UPPCS हो या UPSC हो या फिर किसी वनडे एग्जाम द्वारा जो आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आज हम यहीं पर आपसे विदा लेना चाहेंगे। इसके लिए अगर ये हमारा चैप्टर आपके लिए समझ में आए या पसंद आए आपको, तो हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि जो लोग इससे जुड़ जाएंगे उनको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके और वो अपनी तैयारी को जारी रख सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।